हेलो एवरीवन, मेरा नाम वरिंदर है और वेलकम टू कंपटीशन गुरु। हम बेसिकली पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के थिंकर देख रहे हैं। तो आज जिस थिंकर के बारे में हम पढ़ने जाएंगे उसका नाम है रूसो। तो इससे पहले मेनली हम जो फोकस कर रहे हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इससे पहले हमने जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ा है और आज हम रूसो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, चाहे वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या एमए के स्टूडेंट है या बीए के स्टूडेंट है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हो तो ये थिंकर्स, इनसे रिलेटेड नॉलेज आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल है। तो प्लीज़ देखिए वीडियो को, समझिए क्या क्या है। तो रूसो को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं कि इससे पहले के जो दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, उन्होंने क्या कहा है। तो हमने जैसा कि देखा है कि थॉमस हॉब्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि इन्होंने अपने स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन किया था। तो जब ये स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहे थे तो इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर को कहा था कि वो प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल है। मतलब उस समय ना ही कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब समाज बना हुआ था और ना ही कोई राजनीतिक व्यवस्था थी जो लोगों को सही गलत के बारे में बता सके। इन्होंने ह्यूमन नेचर को बहुत ही गलत तरीके से डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि ह्यूमन का नेचर जो था वो सेल्फिश था, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता था, नास्टी था। ठीक है जी। इन्होंने ह्यूमन नेचर को बहुत ही ज़्यादा गलत बताया है कि उसके लिए सिर्फ अपना अपना फ़ायदा ही सर्वोपरि है और उसके अलावा वो किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता। फिर हमने नेचुरल राइट्स के बारे में पढ़ा, इनके नेचुरल लॉज के बारे में पढ़ा। इन्होंने वैसे तो 19 टाइप के नेचुरल लॉज को डिफाइन किया है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 तरह के नेचुरल लॉज की इन्होंने बात की है, जिनमें ये जो 3 लॉज की बात करते हैं वो है लाइफ, इक्वालिटी एंड पीस। इन 3 लॉज की बात करते हैं। उसके बाद हमने इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि इन्होंने कैसे कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कैसे हुआ था। इन्होंने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो लोगों ने आपस में किया था, आपस में मिलकर इन्होंने समझौता किया और किसी थर्ड पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को सारे राइट्स सौंप दिए, अपने मतलब सारे अधिकार सौंप दिए और उसको सारे अधिकार दे दिए कि वो उनके ऊपर शासन करे। जो थर्ड पर्सन, जो सॉवरेन बनता है, जो किंग बनता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के भीतर नहीं आता, वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होता है और इस तरह से वो इनकी थ्योरी के हिसाब से एक एब्सोल्यूट सॉवरेन तैयार होता है जो कि सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है। उसकी इच्छा है कि वो नेचुरल लॉज को माने या ना माने। जो नेचुरल लॉज डिफाइन किए गए हैं उनको वो अपने हिसाब से आगे डिफाइन करता है, उसके ऊपर किसी तरह की बंदिशें नहीं बताई गई है। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने चर्च और स्टेट के रिलेशन के बारे में बताया। जिस समय पीरियड में इनका जन्म हुआ था 17th सेंचुरी, उस समय धर्म पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो इन्होंने भी माना कि धर्म बहुत ज़रूरी है, लेकिन धार्मिक प्रैक्टिस जितनी भी की जाएंगी वो तभी मान्य होंगी जब सॉवरेन उनको अलाउ करेगा। और इसके बाद हमने नेचुरल लॉ और सिविल लॉ के बारे में पढ़ा कि इन्होंने किस तरह बताया था कि जो नेचुरल लॉज थे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद किस प्रकार से सिविल लॉ में कन्वर्ट हो गए थे, ट्रांसफॉर्म हो गए थे और उन पर सॉवरेन का पूर्ण अधिकार था कि वो कैसे उनको डिफाइन करे। इसके बाद हमने इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में पढ़ा, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब जो थी जिनके बारे में हमने पढ़ा वो लेवियोथन था। लेवियोथन जिसकी रचना 1651 में हुई थी, वो पढ़ा हमने। इस तरह से हमने हॉब्स की थ्योरी के बारे में पढ़ा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा, जहाँ पर उन्होंने एक राजा के ऊपर सारी शक्तियाँ सौंप दी थी। मनुष्य को सिर्फ एक ही अधिकार था कि अगर उसके सेल्फ प्रिजर्वेशन के खिलाफ सम्राट राजा कुछ बोले तो वो उसके अगेंस्ट जा सकता है। उसके अलावा मनुष्य ने सारे के सारे अधिकार अब थर्ड पर्सन को सौंप दिए थे। इसके बाद हमने लॉक के बारे में पढ़ा था, लॉक के ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ा था। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ लॉक का। पहले आप थोड़ा सा थॉमस हॉब्स का भी देख लीजिए, ये इनकी फ़ोटो है। इन्होंने, इनके लिए एक फेमस कोट है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताई है कि फियर एंड आई वर बोर्न ट्विंस वर देयर आफ्टर इनसेपरेबल। जिस समय में इनका जन्म हुआ था वो वॉर की सिचुएशन थी और इनका और भय दो जनों को जुड़वा संतान के रूप में माना गया। ह्यूमन नेचर के बारे में बताया तो ये एरिस्टोटल और एक्विनास दोनों के बिलीफ के अगेंस्ट बोलते हैं, उनकी तरह से इंसानों को नहीं मानते।
फिर आगे हमने इन्हीं के ह्यूमन नेचर को आगे पढ़ा था, जहाँ पे ये ह्यूमन नेचर को डिफाइन कर रहे थे और बता रहे थे कि गैलीलियो गैलीलियो के थ्योरी ऑफ मोशन के हिसाब से इन्होंने ह्यूमन नेचर को डिफाइन किया है और बताया है कि किस तरह से मोशन के हिसाब से ही इंसान का नेचर काम करता है। और आगे इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू होब्स ह्यूमन बींग्स आर ओनली आइसोलेटेड बीस्ट एंड प्योरली इगोइस्टिक क्रिएचर। इन्होंने माना कि मनुष्य पूरी तरह से इगोइस्टिक है और वो आइसोलेटेड है, उसको खुद से ही मतलब है। ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर में हमने प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल वाली कंडीशन पढ़ी थी। इन्होंने जो मोशन की थ्योरी है उसको दो रूपों में डिफाइन किया है, जहाँ पे एक वाइटल बताते हैं जो इंटरनल है और दूसरा वॉलंटरी है जो एक्सटर्नल है। मतलब वॉलंटरी है मतलब जहाँ इसके जहाँ पे मनुष्य के सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर डिफाइन किया गया, उसके बारे में बात करी गई है। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू हॉब्स 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन पढ़ी। फर्स्ट, द स्टेट ऑफ नेचर इज द स्टेट ऑफ मैन ऑल अगेंस्ट ऑल। सेकेंड हमने पढ़ा द स्टेट ऑफ नेचर, इन द स्टेट ऑफ नेचर द लाइफ ऑफ मैन इज नेस्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। और लास्ट वन हमने पढ़ा इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर इज no scope of arts, literature, letters, navigation and industry। इस तरह से हमने इनके स्टेट ऑफ नेचर को समझ लिया था। उसके बाद हमने स्टेट ऑफ नेचर को आगे डिफाइन किया था, जिस तरह से इन्होंने आगे बताया था कि 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से झगड़े होते हैं, सारे के सारे प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट में इन्होंने कंपटीशन को रखा था, सेकंड में इन्होंने डेफिडेंस को रखा था और थर्ड में ग्लोरी को रखा था। इसके बारे में हमने समझा था। उसके बाद हमने आगे इनके नेचुरल राइट्स के बारे में पढ़ा था कि इन्होंने किस तरह से नेचुरल राइट्स की बात की है। उसके बाद हमने इनके नेचुरल लॉज के बारे में पढ़ा था। लॉ ऑफ नेचर में इन्होंने 19 लॉज की बात की है, लेकिन 3 को मोस्ट इम्पोर्टेंट माना है, जिसको हमने पढ़ भी लिया था, लाइफ, इक्वलिटी एंड पीस। इस तरह से हमने इनको याद किया था। इसके बाद हमने फिर क्रिएशन ऑफ सॉवरेन और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने बताया था कि किस तरह से लोग मिलकर आपस में एक सॉवरेन तैयार करते हैं, थर्ड पर्सन को सारे राइट्स देते हैं। उसी के बाद हमने यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात हुई थी, वो देख लिया था हमने। उसके बाद हमने एब्सोल्यूट सॉवरेन के बारे में पढ़ा था कि वो सुप्रीम है, वो सभी चीज़ों से बाहर है। पर जीन बॉडिन ने उनके ऊपर बताया कि वो सुप्रीम तो है, सॉवरेन तो है, पर उनके ऊपर सेल्फ प्रिजर्वेशन वाले राइट की लिमिटेशन है। वो किसी को नहीं कह सकते कि इफ़ अ सॉवरेन कमांड समवन टू किल हिमसेल्फ ही इज़ नॉट बाउंड अबाइड बाय इट। मतलब वो इस चीज़ से बंधा नहीं हुआ कि वो खुद को मार दे राजा के कहने पर। उसके बाद हमने चर्च और स्टेट के रिलेशन के बारे में पढ़ा था और सिविल और नेचुरल लॉ के बारे में पढ़ा था। अंत में हमने इनकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचर एंड पॉलिटिक्स, डी साइब, लेवियोथन, डी कॉर्पर एंड बेहेमोथ के बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही हम अगले थिंकर को देख लेते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। वो लॉक है, जॉन लॉक। ये उनकी फ़ोटो है, देख लीजिए। इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ा था। इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, उसके बारे में हमने पढ़ा था और समझा था कि किस तरह से इस बुक में इन्होंने 2 थिंकर्स को, एक फिल्मर और दूसरा थॉमस हॉब्स को क्रिटिक किया था। फिर जब हम इनके ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, जब ये लिबरलिज्म के फादर कहलाए जाते हैं और ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, तो मनुष्य को रैशनल बीइंग मानते हैं। मतलब मनुष्य को ये अच्छा प्राणी, तर्कशील प्राणी के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। उसके बाद हमने स्टेट ऑफ नेचर और नेचुरल राइट्स की बात की। इनके स्टेट ऑफ नेचर को हम प्री पॉलिटिकल मानते हैं, पर यहाँ पे सोशली ये इनका स्टेट ऑफ नेचर था, मतलब स्टेट विद्यमान था पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं था जो गलत और सही को डिफाइन कर सके। नेचुरल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ इन्होंने 3 तरह के नेचुरल राइट्स की बात की है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 राइट्स बताए हैं इन्होंने। उसके बाद हमने आगे पढ़ा था
कि किस तरह से इन्होंने राइट्स को और आगे एक्सप्लेन किया है, और कहीं ना कहीं इनके जो इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस राइट टू प्रॉपर्टी पे कर लिया था, और उसी के अंदर राइट टू लाइफ और लिबर्टी को भी ला रहे थे, पर उसको भी अलग से ही वैल्यूबल मान रहे थे, पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को दी थी। लेबर लिमिटेशन, जो चार तरह की लिमिटेशन, तीन तरह की लिमिटेशन हमने देखी थी इनकी प्रॉपर्टी वाले कंसेप्ट में, जो डिफाइन किए गए थे, ये 1, 2 एंड 3। फर्स्ट वन लेबर लिमिटेशन की, जो इंसान अपना श्रम लगा के प्रकृति से अर्जित करेगा प्रॉपर्टी, वो उसकी प्रॉपर्टी होगी। दूसरा, वो उतनी ही प्रॉपर्टी अर्जित करे जितनी की उसको ज़रूरत है, बाकी औरों के लिए छोड़ दे। और तीसरा, प्रॉपर्टी को बर्बाद ना किया जाए, बल्कि उसे बेहतर से बेहतरीन की ओर लेके जाए, बेहतरीन की ओर लेके जाया जाए, ये बात की थी। मैकफर्सन ने इनको, जिनको C.B. मैकफर्सन, जिन्हें फादर ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है, उन्होंने कहीं ना कहीं इनको कहा है कि इन्होंने पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म की शुरुआत की, और ये इनकी थॉट जो कैपिटलिज्म वो है, क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म वाली थॉट है, उसमें कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म दिखाई देती है। इसके बाद हमने पढ़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले वाले में ये सिविल सोसाइटी तैयार करते हैं, और दूसरे पार्ट में गवर्नमेंट। इनका मानना था कि पहले सभी लोग साथ में आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट का निर्माण करते हैं, मतलब सिविल सोसाइटी का निर्माण करते हैं, और फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें राजा भी उसके कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान आता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं होता, और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इन्होंने राइट टू रेवोल्यूशन दिया है पीपल को, कि अगर गवर्नमेंट सही से काम ना करे। इनका मानना था कि सोसाइटी तो परमानेंट है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट को चेंज किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करी है तो एक गवर्नमेंट की जगह पे दूसरी गवर्नमेंट लाई जा सकती है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है रेवोल्यूशन के थ्रू। इसके बाद हमने पढ़ा था सिविल सोसाइटी, जहाँ पे हमने समझा था कि पहले कॉन्ट्रैक्ट से सिविल सोसाइटी बन के आया, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से गवर्नमेंट बन के आया, जिसको इन्होंने लेजिस्लेचर का नाम दिया है और सबसे ज़्यादा सुप्रीम माना है। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने दो और पावर की बात की है। इन्होंने मेनली तीन तरह की पावर की बात की है, पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा फेडरेटिव। इन्होंने तीन पावर को मोस्ट इंपॉर्टेंट माना है। और फेडरेटिव पावर की बात करें तो फेडरेटिव पावर का मतलब होता है फॉरेन अफेयर, मतलब फॉरेन मिनिस्टर वाला सेक्शन। यहाँ पे आप बात को समझ लीजिए, आज के समय में भी हम जो 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं, वैसे तो 4 पिलर्स की बात होती है, पर 3 पिलर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आता है। पर इनके टाइम में इन्होंने 3 की बात की थी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फेडरेटिव की बात की थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से राइट टू प्रॉपर्टी को डिफाइन किया था और उसके बारे में समझाया था। इन्होंने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू या फिर लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें उसकी बात की थी, फ्रूट ऑफ लेबर की बात की थी, और इनको आगे क्रिटिक भी किया गया है कि कहीं ना कहीं ये कैपिटलिस्ट क्लास के बारे में उनकी और फोकस कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये बुर्जुआ मैन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे अपने थ्योरी में, जहाँ पे ये प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसके बाद हमने इनकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब के बारे में देखा, जिनमें फर्स्ट ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट, सेकंड ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस, रिजनेबल ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन एंड स्पिरिट ऑफ लॉज की बात की हमने। ये 7 बुकों के बारे में पढ़ा। चलिए अब हम देखते हैं जीन जैक्सन रूसो। असली नाम इनका है जीन जैक्स रूसो। इनके बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने किस तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है। ये 3rd थिंकर है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में गिने जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। रूसो का जन्म 1712 में हुआ था और उनकी डेथ 1778 में हुई है। वॉज अ मिड 18th सेंचुरी फ्रेंच फिलोसफर। ये फ्रेंच फिलोसफर थे। रूसो एकेडमिक एंड फिलोसफिक करियर took a definitive turn at the age of 37 when he wrote an essay named "Has the Revival of a Science and Art Helped to Purify
और करप्ट मोरल्स। इनके कहने का मतलब है कि ये उस समय फेमस हुए थे जब इन्होंने अपने 37 की एज में 1749 में बुक लिखी थी, हैज़ दी ऐसे लिखा था, सॉरी बुक नहीं ऐसे, हैज़ द रिवाइवल ऑफ अ साइंस एंड आर्ट हेल्प्ड और हेल्प टू प्योरीफाई और करप्ट दी मोरल्स। मतलब क्या, इस साइंस और आर्ट के विकास ने हमारे मोरल्स को, हमारी मौलिकता को, नैतिकता को करप्ट किया है। दिस ऐसे वॉज पब्लिश्ड एज अ मोनोग्राफ टाइटल्ड डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट इन 1750। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक है ये, डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस, डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट, जो 1750 में पब्लिश हुई थी, ये समझ लीजिए। फिर रिवोल्ट अगेंस्ट रीज़न के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने रीज़न के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था। वैसे इनके लिए कहा जाता है कि ये वो थिंकर थे जिनका कहना था कि हमें हमारी मासूमियत लौटा दो, हमें वापस प्रकृति की ओर जा लेने दो, क्योंकि प्राकृतिक सिचुएशन में जो जीवन था वो सबसे बढ़िया था। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। रूसो अटैक्ड एंटाइटलमेंट, वही बात, इनका कहना था कि हमें प्रकृति की ओर वापस जा लेने दो, क्योंकि जो जागरूकता ये उसने कहीं ना कहीं हमको नुकसान ही पहुंचाया है। इन अ प्राइज विनिंग एसे रिटन इन 1749 ऑन द क्वेश्चन हैज द प्रोग्रेस ऑफ science and art contributed to the corrupt or purifying morality, Rousseau argued that science was not saving but bringing morals ruin upon us। ये हमें सेव नहीं कर रहा है बल्कि हमें बर्बाद ही कर रहा है। प्रोग्रेस was an isolation, प्रोग्रेस आइसोलेशन है। what appeared to be an advancement was in a reality is regression। जो असलियत में सामने आ रहा है वो रिग्रेशन है, प्रोग्रेस नहीं है। द डेवलपमेंट ऑफ अ मॉडर्न सिविलाइजेशन हैड नॉट मेड मैन आइदर अ हैप्पियर और मोर वर्चुअस। इनका कहने का मतलब था कि जो डेवलपमेंट हो रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, वो कहीं भी हमको ज़्यादा खुश और वर्चुअस नहीं बना रहा है। वर्च्यू वॉज अ पॉसिबल इन अ सिंपल सोसाइटी। इनका मानना था मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो वर्च्यू है वो पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ सिंपल सोसाइटी के अंदर ही है। वेयर मैन लिव्ड फ्रूगल लाइव्स। इन अ मॉडर्न सोफिस्टिक सोसाइटी मैन वॉज corrupted and greater the sophistication of greater the corruption. Rousseau argued that a mind have been corrupted in a proportion as the art and science have improved। इनका कहने का मतलब था कि हमारा दिमाग ज़्यादा करप्ट हो गया है जैसे जैसे आर्ट और साइंस इम्प्रूव हुआ है। इंटेलिजेंस वॉज डेंजरस, जो बुद्धिमत्ता है वो खतरनाक है। बिकॉज इट अंडरलाइन रेफरेंस। साइंस वॉज डिस्ट्रक्टिव बिकॉज इट टेकन अवे फेथ। साइंस गलत है क्योंकि हमसे विश्वास छीन लेता है, विश्वास करना छुड़वा देता है। रीजन वॉज बैड बिकॉज इट सेट्स प्रूडेंस अगेंस्ट अ मॉरल इंस्टीट्यूशन। साइंस रीजन गलत है क्योंकि हमारे नैतिक नियमों के खिलाफ चला जाता है। विदाउट रेफरेंस, faith, moral institution, there is neither character nor society। इनका मानना था कि जब तक फेथ नहीं है, मोरालिटी नहीं है, तब तक ना ही करेक्टर हो सकता है ना ही सोसाइटी हो सकता है। इस तरह से इन्होंने रीजन के अगेंस्ट, साइंस के अगेंस्ट, इंटाइटलमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट खड़ा कर दिया था। इनका मानना था कि हमें सिंपलिसिटी, नेचर की तरफ वापस लौट जाना चाहिए, वही बेस्ट सिचुएशन थी। अब हम पढ़ते हैं क्रिटिक ऑफ सिविल सोसाइटी। इन्होंने किस तरह से सिविल सोसाइटी को क्रिटिक किया है। द सेकेंड डिस्कोर्स एज दिस एसे इज कॉल्ड is a narrative of a fall of a man, how his nature got twisted, wrapped and corrupted with the emergence of a civil society, which in the turn was necessarily by the rise of the institution of private property and the need of a defend it by institutionalization social inequality through law।
इनका मानना था कि किस तरह से समाज के आने से, प्रॉपर्टी की बात आने से समाज में गलत चीज़ें शुरू हो गई है। इनका मानना था कि जो स्टेट ऑफ नेचर था, जो पहले स्टेट ऑफ नेचर था जब सभी मनुष्य समान रूप से रह रहे थे, वो बहुत ही अच्छी सिचुएशन थी, क्योंकि उस समय वो एक तरह का गोल्डन एज था, क्योंकि उस समय लोग शांत और एकाकी जीवन जी रहे थे, शांत प्रिय जीवन जी रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हुई, लोगों ने संसाधनों पर कब्जा मारना शुरू किया और संसाधनों की कमी होने लगी और प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कंसेप्ट आने लगा, और जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, सारी सिचुएशन खराब होने लगी। हेयर रूसो इज एक्सटॉलिंग द नेचुरल मैन एंड पावरिंग स्क्रॉन ओवर दी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड मैन। इनके हिसाब से जो नेचुरल मैन था वो बहुत बढ़िया था एज कम्पेयर टू सिविलाइज्ड मैन। द प्रॉब्लम एविडेंटली वॉज नॉट विद इन मैन बट द नेचर ऑफ सोसाइटी इन विच ही वॉज लिविंग। इनके हिसाब से दिक्कत मनुष्य के करेक्टर में नहीं थी, बल्कि उस सोसाइटी में दिक्कत थी जिस सोसाइटी में वो जीवन जी रहा था। सोसाइटी के नेचर में दिक्कत थी। अकॉर्डिंग टू रूसो, इमर्जेंस ऑफ अ सोसाइटी, मैन वॉज नोवेल सैवेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है कि किसने इंसान को नोवेल सैवेज कहा है। इनके मानने के हिसाब से, रूसो के हिसाब से, जब तक सोसाइटी का इमरजेंस नहीं हुआ तब तक जो मनुष्य था वो नोवेल सैवेज था। लिव्ड इन आइसोलेशन एंड हैड अ फ्यू एलिमेंट्री easily appeared needs. It was neither a condition plenty nor a scarcity. There was neither a conflict nor a cooperative living. इनके कहने का मतलब था वो जो सिचुएशन थी वो मिला जुला के बैलेंस सिचुएशन थी, ना ही ज़्यादा झंझट था और ना ही ज़्यादा सुख सुविधाएं थी। There was no language or knowledge और एनी साइंस और आर्ट। उस समय ना ही कोई भाषा थी, ना ही कोई नॉलेज था, ना ही कोई आर्ट था, ना ही कोई साइंस था। मतलब मनुष्य एकाकी जीवन जी रहा था। इन सच अ सिचुएशन मैन वॉज नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी। ये वो सिचुएशन थी जब मनुष्य ना तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, ना बहुत ही ज़्यादा दुखी था। हैड नो कंसेप्शन ऑफ अ जस्ट और अनजस्ट। कहीं भी न्याय और अन्याय जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, ना वर्चुअस एंड वाइस वाला कंसेप्ट था। द नोवेल सैवेज वॉज गाइडेड नॉट बाय द रीजन बट बाय द टू इंस्टिक्ट्स। फर्स्ट इज सेल्फ लव और सेकंड द इंस्टिक्ट ऑफ अ सेल्फ प्रिजर्वेशन। जो नोवेल सैवेज था, जो उस समय का मनुष्य था, वो दो चीज़ों से गाइड होता था। याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला है सेल्फ लव और दूसरा है सेल्फ प्रिजर्वेशन। वो दो ही चीज़ों से गाइड होता था, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड सिंपथी और दी गर्जियस इंस्टिंक्ट। Later noble savage who lived in the isolation discovered the utility and usefulness of a labor and became to build shelter for themselves and family stayed together, a stage Rousseau called the patriarchal stage. ये मानते थे यही वो सिचुएशन है जब सारे झंझट शुरू हुए थे, जब लोगों ने साथ में मिलकर रहना शुरू कर दिया था, जिसको वो पैट्रियार्कल स्टेज कहते हैं। मिलकर रहना शुरू कर दिया था, एक जगह पे बस गए थे और प्रॉपर्टी एक्वायर करने लगे थे। वो गलत सिचुएशन थी। द सर्कुलेशन ऑफ अर्थ, द कल्टिवेशन ऑफ अर्थ लेड द इनक्लोजर ऑफ लैंड and this necessarily gave the rise of an idea of a property. जब लोगों ने एक जगह रहना शुरू किया तो प्रॉपर्टी का आइडिया सामने आया। Once men began to claim possessions, the inequality of man's talent and skill led to an inequality of fortunes. इसी के साथ लोगों के बीच में असमानता शुरू हो गई कि किस तरह से कोई ज़्यादा पावरफुल है, कोई कम पावरफुल है, ये वाली बात होने लगी। कॉन्फ्लिक्ट लेड इन द नेचर टू डिमांड फॉर द सिस्टम ऑफ लॉ फॉर द शेक ऑफ ऑर्डर एंड ट्रांसक्विलिटी। द रिच स्पेशली वॉइस दिस डिमांड फॉर वाइल द स्टेट ऑफ वायलेंस threatened everyone's life. It was worse for the rich because it is threatened
It was threatened. It was threatened their possession also. मतलब इनके कहने का मतलब है कि ये वही समय आ गया था जब जिन लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति थी उन्होंने राज्य की मांग करना शुरू किया, क्योंकि उनको अपने प्रॉपर्टी की रक्षा की चिंता सताने लगी थी। मतलब आप ये समझ लीजिए, स्टेट ऑफ नेचर में ये इंसान को नोबल सैवेज कहते हैं, जहाँ वो शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक जगह पर रहना शुरू किया और प्रॉपर्टी एक्वायर की, प्रॉपर्टी वाला नोशन आया, लोगों को प्रॉपर्टी का ज्ञान हुआ, वहीं से झंझट सारे शुरू हुए, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए और इसी के बाद राज्य की डिमांड, सिविल सोसाइटी की डिमांड शुरू हुई। ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत अच्छा यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि स्टेट ऑफ नेचर में कम पॉपुलेशन थी, नेचुरल प्रोस्पेरिटी, नो नीड ऑफ लेबर, नेचुरल इनइक्वालिटी, नेचुरल फ्रीडम, लिबर्टी टू टेक फ्रॉम नेचर अकॉर्डिंग टू नीड। ये वाली सिचुएशन थी जहाँ मनुष्य स्टेट ऑफ नेचर में कम पॉपुलेशन की वजह से शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था, जहाँ पे लेबर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जो इक्वालिटी थी वो नेचुरल बेस थी, मतलब प्रॉपर्टी बेस नहीं थी, अच्छी सिचुएशन थी। पर जैसे सिविल सोसाइटी की बात होती है, सिविल सोसाइटी के साथ ही मोर पॉपुलेशन आता है, उसी के साथ स्कार्सिटी शुरू होता है, लेबर की बात होती है कि लेबर इज़ नेसेसरी, लीगल इक्वालिटी की बात होती है, सिविल फ्रीडम की बात होती है और प्रोटेक्शन ऑफ अ फ्रूट ऑफ नेचर की बात शुरू हो जाती है। इस डायग्राम के थ्रू दोनों सिचुएशन को, एक स्टेट ऑफ नेचर वाले सिचुएशन को और दूसरा सिविल सोसाइटी वाले सिचुएशन को डिफाइन किया गया कि किस तरह से पॉजिटिव वाली चीज़ें किस तरह से कन्वर्ट हो गई है नेगेटिव में, जहाँ पे रूसो के हिसाब से जो नेचुरल सिचुएशन थी, स्टेट ऑफ नेचर बेस्ट था, लेकिन सिविल सोसाइटी वाला टाइम जहाँ पे स्टेट फॉर्म किया गया था वो वाला बेकार था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। एज वी ऑल नो, ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर रूसो, सोसाइटी वॉज इनएलिएनेबल विदाउट विच मैन कुड नॉट फुलफिल हिम और रियलाइज हिज नेटिव potential. If he was critiquing civil society, it was because it was not founded on a just principle and had corrupting influence. The task therefore was to create a new social order that would help man realize his true nature. ज़रूरत किस चीज़ की थी? एक न्यू सोशल ऑर्डर को तैयार करने की, अब जिससे लोग अपना असली ट्रू नेचर समझ सके। To such a task, Rousseau devoted himself in a social contract. अब जैसे ही प्रॉपर्टी आ गई, तेरे मेरे की भावना आ गई, ये झंझट शुरू हो गया, तो अब बात हो रही है एक नए सोशल ऑर्डर की, न्यू सोशल ऑर्डर की, जिसको डिफाइन रूसो ने किया अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओपन डायमेट्रिकली, मैन इज बॉर्न फ्री एंड ही इज एवरीवेयर इन चेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, रूसो की कोटेशन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है कि किसने कहा है मैन इज बॉर्न फ्री। वो जन्मा तो स्वतंत्र था, लेकिन जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ी, एंड ही इज़ एवरीवेयर इन चेन, धीरे धीरे वो बंदिशों में, जंजीरों में फंसता चला गया। हिज पर्पस इज हाउ टू मेक द चेन लेजिटिमेट इन अ प्लेस ऑफ द इलेस्टिमेट चेन्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। अब इनका कहना है कि अब ज़रूरत इस बात की थी कि किस तरह से जो चेन में इंसान बंधा हुआ है उसको लेस्टिमेट बनाया जाए, सही बनाया जाए, न्यायपूर्ण बनाया जाए। विथ सच अ पर्पस रूसो theoretically problem is to find the form of association capable for defending and protecting with the total common force the person and the property of each associate, and in which each, while uniting himself with all, may still obey himself alone and remain as a free as before, though as a social contract. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अब इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता थी जहाँ सभी कुछ सही हो सके और मनुष्य कहीं ना कहीं वैसे ही दोबारा से जी सके जैसे वो पहले जीता था, फ्री मैन की तरह, और साथ ही के साथ
जो टोटल कॉमन दिखते हैं, जो पर्सन एंड प्रॉपर्टी को ईच एसोसिएट एंड इन विच ईच वाइल यूनाइटिंग हिमसेल्फ विद ऑल, जहाँ पे सारे मिलजुल के काम करें, ऐसी वाली सिचुएशन तैयार करनी थी। बेसिकली ये यहाँ पे दो तरह के विल की बात कर रहे थे, जहाँ एक इंडिविजुअल विल की बात कर रहे हैं और दूसरा जनरल विल की बात कर रहे हैं। ये पहला फोकस कर रहे हैं इंडिविजुअल विल पे, जहाँ पे इंसान पहले फ्री रहता था उस तरह के विल पे, और दूसरा जनरल विल की बात कर रहे हैं जो सबके विल की बात होगी। चलिए हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ स्टेट रूसो विजुअलाइज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन अ ह्यूमन बीइंग। जैसे ही स्टेट आया उन्होंने लोगों के बीच में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा। इट सब्स्टिट्यूट इन हिज कंडक्ट अ रूल ऑफ जस्टिस फॉर अ रूल ऑफ इंस्टिंक्ट एंड गेव हिज एक्शन a moral character which therefore he lacked. Rousseau goes the extent of saying that he transformed the stupid and limited animal into intelligent creature or man. इनके कहने का मतलब था कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का झंझट शुरू हुआ था और जो मनुष्य स्टूपिड और लिमिटेड एनिमल के रूप में कन्वर्ट हो गया था, उसको इन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इंटेलिजेंट क्रिएचर के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थ्योरी ऑफ जनरल विल, मैंने कहा था आगे हम यही पढ़ेंगे। इन्होंने दो तरह की विल की बात की थी, एक इंडिविजुअल जो सिर्फ एक इंडिविजुअल की होगी, और दूसरा रियल विल जिसके लिए फेमस लाइन यूज होती है, सम टोटल ऑफ सोसाइटल विल। ठीक है, रियल विल मतलब सबकी विल, पूरे सोसाइटी की विल तो पढ़ते हैं। बाय मेकिंग द जनरल विल सॉवरन एंड इंडिविजुअल एज अ पार्टिसिपेंट इन द जनरल विल, रूसो reconciled authority with freedom as none before him had done। इन्होंने मेजॉरिटी के रूल की बात की थी, जो सबके लिए भलाई का काम करेगी, जनरल विल जो सबके लिए, जब सबका विल हो उसकी बात की। और इनका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पहले किसी ने नहीं दिया, जैसे कि हमने हॉब्स का पढ़ा है, उन्होंने एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात की है, एक किंग को सोवरन बनाया है। दूसरा लॉक का पढ़ा है, जिन्होंने दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट को फोकस किया, पहले में स्टेट फॉर्म होता है, दूसरे में गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेवोल्यूशन का अधिकार दिया है। लेकिन इन्होंने मेजॉरिटी के रूल की बात की है, जनरल विल की बात करी है। ठीक है जी। In order to understand how Rousseau achieved this end, we need to appreciate the nature of a general will। अगर हमें समझना है कि किस तरह से इन्होंने स्टेट के नेचर की बात की, स्टेट को फॉर्म किया, तो हमें जनरल विल को समझना पड़ेगा। इन द डिस्कोर्सेस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वेयर ही हैड फर्स्ट स्टेटेड द कंसेप्ट ऑफ जनरल विल, Rousseau says that general will tend always to the preservation and welfare of a whole of every part। इनके हिसाब से जो जनरल विल है वो क्या है, वेलफेयर ऑफ द होल एंड ऑफ एवरी पार्ट, हर पर्सन का, हर व्यक्ति का भला जनरल विल है। एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ द लॉ, यही कानून का सोर्स है, जहाँ पे मेजॉरिटी मतलब सबकी, मेजॉरिटी नहीं कह सकते आप, सबकी बात, सबके भले के लिए काम किया जाएगा और सबके हित में बोला जाएगा, वो कानून सर्वमान्य है। constitute for all the member of the state in a relation of one another and to the rule of what is just and what is unjust। The generality of the will is not so much a number as intrinsic quality and goodness। It is not an empirical fact so much as a moral fact। It is an outcome of a moral attitude in the heart of a citizen to act justly।
यहाँ मेनली आप बात को समझ लीजिए, जब ये जनरल विल को डिफाइन कर रहे हैं तो दो तरह की विल की बात कर रहे हैं। एक होता है एक्चुअल विल जो इंडिविजुअल विल है, और दूसरा रियल विल। तो जो सम टोटल ऑफ रियल विल है उसको जनरल विल कहते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सम टोटल ऑफ रियल विल इज जनरल विल। जब सबके भले में बात की जाएगी तो वो जनरल विल होगी। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ मैन इज अ बीइंग कंपेल्ड टू ओबे द जनरल विल by the whole body of a citizen, it is only mean that he is being asked to follow his own best interest, which he at particularly instinct in is uniformity unaware of। यहाँ कहने का मतलब है कि obeying the general will is then the expression of the moral फ्रीडम ऑफ अ इंडिविजुअल। जब मनुष्य जनरल विल को मानेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने ही भलाई की बात करेगा, अपने ही फ्रीडम की बात करेगा। दस द जनरल विल रूल ओवर द पीपल। इस तरह से जो सबके भलाई के लिए विल काम करेगा, जनरल विल काम करेगा, वो सभी लोगों पर रूल करेगा। एंड लेटर शुड हैव नो ग्रम्बल अबाउट द कोरेक्शन ऑफ देयर लिबर्टी। इस तरह से लोगों को कहीं भी वो सवाल नहीं उठेगा कि मेरी स्वतंत्रता का नाश हो रहा है, क्योंकि जो जनरल विल है वो सबकी इच्छाओं के लिए काम कर रहा है, सबकी इच्छा का विल है। ठीक है जी। बिकॉज ओबीडियंस टू द सॉवरेन इज नो लॉन्गर एन ओबीडियंस टू एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। ये वो थ्योरी है, वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके थ्रू जब लोग जनरल विल को मानेंगे तो किसी एक्सटर्नल की बात को नहीं मानेंगे। मतलब कोई तीसरा पर्सन नहीं है जो उन पे राज्य करने के लिए तैयार किया जा रहा है, बल्कि ये खुद ही आपस में मिलकर एक जो मेजॉरिटी विल या सबके भले के लिए जो विल है उसकी बात मान रहे हैं। तो वो किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी के और एट्रीब्यूटरी रूल बाय वन और फ्यू के अंडर नहीं आ रहे हैं। इट इज़ एक्चुअली एन ओबीडियंस टू द रैशनल पार्ट ऑफ देयर ओन सेल्फ्स। मतलब ये कहीं ना कहीं अपने ही लोगों के समूह के ही अपने ही रैशनल पार्ट ऑफ देयर ओन सेल्फ्स और टू सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब अपनी गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करने। अ गवर्नमेंट दैट वुड डू व्हाट वंस रैशनल सेल्फ वुड इंडीड व्हाट टू डू। यहाँ साफ साफ कह दिया गया कि मनुष्य अपनी तर्कशीलता के आधार पर ही वो फैसले लेगा, वो किसी के रूल के अंदर नहीं आएगा, किसी भी राजा के अधीन नहीं आएगा। मतलब अपने ही रैशनैलिटी के हिसाब से काम करेगा और विल ऑफ ऑल के ऊपर फोकस करेगा, जनरल विल के ऊपर फोकस करेगा, जहाँ पे वो सम टोटल ऑफ रियल विल के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने किसी तरह से कोई एक थर्ड पर्सन नहीं खड़ा कर दिया तो जो राजा बनेगा। जैसे हॉब्स ने बनाया था एक किंग जो एब्सोल्यूट पावर वाला था, और लॉक ने बनाया थी गवर्नमेंट जिसमें कुछ लोग भी हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने कोई गवर्नमेंट और कुछ फॉर्म नहीं किया, बल्कि इन्होंने लोगों के जनरल विल पे ही फोकस किया है। इन्होंने ह्यूमन विल को दो हिस्सों में बांटा है, पहला है इंडिविजुअल और दूसरा है कम्युनिटी। कम्युनिटी वाले विल को ही जनरल विल का है, इसको आगे इन्होंने डिफाइन भी किया है, समझ लीजिए। इंडिविजुअल के दो विल होते हैं, पहला एक्चुअल विल और दूसरा रियल विल। जब वो एक्चुअल विल की बात करते हैं तो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर फोकस होता है। मनुष्य सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने फायदे के बारे में। लवर सेल्फ, इनकॉन्सिस्टेंट, वेरी फार पर्सन टू पर्सन। हर बंदे का अपना विल अलग अलग है, किसी को किसी से नहीं मतलब। रियल विल अल्टीमेट कलेक्टिव गुड। हायर सेल्फ, ये लोअर सेल्फ है, ये हायर सेल्फ है, ये कॉन्स्टिटेंट है और कॉमन टू ऑल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। सम टोटल ऑफ अ रियल विल इज अ जनरल विल। इस तरह से फॉर्म करके वापस जा रहा है। समझ लीजिए कि जब सबके भले की बात होती है तो वो जनरल विल कहलाता है। इस चार्ट को समझ लीजिए, ये पॉइंट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि इंडिविजुअल के दो तरह के विल है, एक एक्चुअल, दूसरा रियल। एक्चुअल में वो सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ फोकस करता है जो लोअर सेल्फ है, और रियल विल में वो अल्टीमेट कलेक्टिव गुड्स की तरफ फोकस करता है जो हायर सेल्फ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने जनरल विल समझ लिया है। अब आगे देखते हैं जनरल विल एज अ सॉवरेन। ये तो हमने कर ही ली बात
कि इन्होंने जनरल विल को क्या माना है, सॉवरेन माना है। किसी पर्सन को, किसी अथॉरिटी को सॉवरेन नहीं बनाया है, बल्कि जनरल विल को सॉवरेन बनाया है। उसी से रिलेटेड पॉइंट है, चलिए पॉइंट भी देख लेते हैं। वैसे तो हमने समझ लिया है कि रूसो सॉवरेन इज द पीपल constituted as a political community through social contract. Rousseau considered sovereignty of the people inalienable and indivisible. The people cannot give away or transfer or to any person or body their ultimate right of self-government, of डिसाइडिंग देयर ऑन डेस्टिनी। यहाँ साफ कह दिया गया कि मनुष्य किसी तरह से कोई सॉवरन नहीं तैयार कर रहा, अपनी पावर किसी को दे नहीं रहा है, बल्कि खुद ही सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे अपने ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर रूल कर रहा है, सही से काम कर रहा है, सर्वहित में काम कर रहा है। ही ड्रॉ अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सॉवरेनिटी विच ऑलवेज एंड होली रिसाइड इन अ पीपल। इन्होंने कहा सॉवरेनिटी किसके अंदर है, अब किसी पर्सन के अंदर नहीं, पूरे समाज के बीच। सॉवरेनिटी पूरे समाज के बीच बटी हुई है। एंड गवर्नमेंट विच इज बट अ टेम्परेरी एजेंट इन अ लॉक्स कंसेप्शन ऑफ अ सॉवरेन पीपल। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि ही ड्रॉ अ शार्प डिफरेंस बिटवीन अ सॉवरेनिटी विच ऑलवेज एंड होली रिसाइड इन अ पीपल, जो हमेशा लोगों के बीच में रहता है, एंड गवर्नमेंट विच इज बट अ टेम्परेरी एजेंट। इन्होंने भी जो गवर्नमेंट है उसको टेम्परेरी एजेंट माना है, जैसे लॉक ने माना था। एज सॉवरेनिटी द जनरल विल इज इनएलिएनेबल एंड इनडिविजिबल, हमने पढ़ लिया पहले भी। इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटेड, देयर इज नो हिंट ऑफ सजेशन ऑफ अ सेपरेशन और बैलेंस ऑफ पावर। इन्होंने साफ कह दिया कि कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटेड, हम कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुन रहे जो हमारे बिहाफ में काम करेगा, ठीक है जी। और सेपरेशन और बैलेंस ऑफ पावर की बात तो की नहीं, सारे की सारी पावर समाज में ही है। रूसो प्रेफरेंस वॉज ऑलवेज फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ आप एक बात समझ लीजिए, रूसो जिस तरह के सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिस जनरल विल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सारे लोग आके अपना मत देंगे, जैसे कि हमारा स्विट्जरलैंड यहाँ शायद लिखा भी दिया हुआ है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जहाँ रेफरेंडम पर फोकस किया जाता है, लोगों से डायरेक्ट पूछा जाता है कि हाँ जी इस चीज़ पे नियम बनाया जाए या ना बनाया जाए, कितने लोग पक्ष में है, कितने लोग विपक्ष में है। ये एक तरह से कहीं ना कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस कर रहे थे। सच अ प्रेफरेंस वॉज anachronical when modern nationalists were emerging। ये उस तरह का एग्जाम्पल था जो आज स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, जहाँ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है जी। एनी अटेम्प्ट टू डेलीगेट विल मीन इट्स एंड, एज ही सेड, द मोमेंट देयर इज अ मास्टर देयर इज नो लॉन्गर अ सॉवरेन। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद कर लीजिए, आता है एग्जाम में, कि the moment there is a master there is no longer a sovereign, it is only the voice of a people, that is a voice of a god। ये लोगों की आवाज़ है, जो भगवान की आवाज़ है, जो सबके लिए है, सर्वमान्य है। वो किसी एक सुप्रीम को, सॉवरेन को अपने अधिकार नहीं सौंप रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम इनके क्रिटिक्स पढ़ेंगे, थोड़े बहुत क्रिटिक अप्रेजल देखते हैं क्या क्या इनके ऊपर क्रिटिक है। देखिए इसको समझ लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देयर सीम्स टू बी अ ऑब्वियस डिवाइड एंड फंडामेंटल लॉजिकल discrepancy between his earlier writing in Discourses of Inequality and later Social Contract। इन दोनों के बीच में आप फर्क देखेंगे। वाहन सेज, एक थिंकर है, द फर्स्ट फेज ऑफ हिज वर्क इज मार्क्ड विद डेफिनेट इंडिविजुअलिज्म, while the later is equally definite collectiveness। पहले में वो इंडिविजुअलनेस पे फोकस कर रहे हैं और दूसरे में पूरे समाज की बात कर रहे हैं। जब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक लिखते हैं, इन्होंने सिर्फ थ्योरी नहीं दी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि इनकी बुक भी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो हम आगे देख लेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर वर्क एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज मेयरली दैट इन द फॉर्मर ही इज writing himself free from the
congenial social philosophy, and in the later he was expressing a counter philosophy of his own. पहले इन्होंने जो बात की है उसी को वो आगे काउंटर कर रहे हैं. ये बताया गया है द सोशल philosophy from which he designed disengage himself was that a systematic individualism. जो इन्होंने पहले फिलोसफी दी है वो सिस्टमैटिक इंडिविजुअलिज्म है, which believed that man was moral and rational. जहाँ इन्होंने माना है कि मनुष्य मॉरल और रैशनल है, नोबल सैवेज की बात की है. had sense of ownership and inherent rights, उनके पास अपने राइट्स है. that man cooperate out of enlightened self-interest, the community or social group was created out of universal selfishness. जो कम्युनिटी क्रिएट की गई है वो सर्वमान सबके हितों के हिसाब से क्रिएट की गई है. was अल्टीमेट utilitarian in nature, meant for the protection of a right and promotion of a happiness or self satisfaction, and that in itself it had no value through it protect values. ये किस तरह से जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि द सोशल फिलोसफी फ्रॉम विच ही disengaged himself was that a systematic individualism. कहाँ उन्होंने किस चीज़ की बात की और थी और किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. जब इनका हमने पहले थ्योरी पढ़ी थी जहाँ इन्होंने मनुष्य को नोबल सैवेज बताया था और बोला था कि उनको प्राकृतिक जीवन में ही चले जाना चाहिए, वो सबसे अच्छा है. लेकिन जब इन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक लिखी उसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से जनरल विल पे फोकस किया जाएगा और कहीं ना कहीं मनुष्य प्रॉपर्टी के आने से एक बंदिश में बंध गया है. ये हमने समझा. चलिए आगे देखते हैं. For Rousseau, the attributes of rationality, the power of calculate, the desire for happiness, the idea of ownership, the power to communicate with others and enter into agreement for creating a government are all attributes acquired by man through living in a society and not attributes of a natural man. ये लास्ट लाइन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए. यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि रूसो के लिए जो एट्रीब्यूट ऑफ रैशनैलिटी आई, पावर ऑफ कैलकुलेट आया, डिज़ायर फॉर हैप्पीनेस आई, ऑनरशिप वाला कंसेप्ट आया, जब औरों से जुड़ने की बात की, प्रॉपर्टी की बात की, गवर्नमेंट आया, ये सभी तब शुरू हुआ जब मनुष्य सोसाइटी में रहना शुरू कर चुका था. उससे पहले इन चीज़ों से मनुष्य पूर्णतः फ्री था, उनको इन चीज़ों से कौन मतलब नहीं था. इसके बाद हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के ऊपर फोकस करेंगे. फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी अ डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, हमने पढ़ लिया था, जो 1775 में इन्होंने लिखी थी. उसके बाद हम देख रहे हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो 1762 में इन्होंने लिखी है. ये बुक भी है, ये थ्योरी भी इनकी है. द न्यू एलॉयज 1761, एमाइल ऑन एजुकेशन 1762 और कन्फेशंस जो इन्होंने 1782 से लेकर 1789 के टाइम पीरियड पर लिखा है. इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने 3 थिंकर्स पे मेनली फोकस किया है. और इन तीनों थिंकर के हिसाब से हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में समझने की कोशिश की है. इन तीनों ने ह्यूमन नेचर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया. इन्होंने ह्यूमन नेचर को गलत बताया है, ह्यूमन नेचर को इन्होंने गलत बताया है, मतलब मनुष्य को स्वार्थी बताया है. इन्होंने मनुष्य को ठीक बताया है, इन्होंने नोबल सैवेज के रूप में डिफाइन किया है. फिर हमने इन तीनों थिंकर के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर पढ़ा है,
हॉब ने स्टेट ऑफ नेचर को प्री सोशल और प्री पॉलिटिकल माना है। लॉक ने स्टेट ऑफ नेचर में कहा है कि स्टेट ऑफ नेचर वो था जहाँ सोसाइटी तो विद्यमान थी पर कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं था। और रूसो ने माना है कि मनुष्य, जो शुरुआती मनुष्य था, वो बहुत अच्छा जीवन जी रहा था, बहुत ही सिंपल जीवन जी रहा था, एकाकी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो टाइम पीरियड इनके हिसाब से गोल्डन एज था, लेकिन जैसे जैसे प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, धीरे धीरे समाज में हेर फेर बदलाव शुरू होने लगे और सोसाइटी की डिमांड शुरू हुई। उसके बाद हमने इन तीनों के हिसाब से सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, जहाँ पर हॉब्स ने कहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सभी लोगों ने मिलकर आपसी समझौता किया और एक सॉवरन चुना। सॉवरन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर था। लोग ने दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट बताए, पहले में स्टेट फॉर्म सिविल सोसाइटी फॉर्म किया जाता है और दूसरे में गवर्नमेंट फॉर्म किया जाता है। और रूसो ने जनरल विल की बात की। इन्होंने कहा कि जब सम टोटल ऑफ रियल विल काम करता है तो वही जनरल विल है, वो सबके भले में काम करेगा। इसके बाद हम अगर सॉवरन की बात करें, हॉब्स ने एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात की। हॉब्स का मानना था कि सॉवरन के पास सारी पावर है, वो सबसे ऊपर है। लॉक ने दो तरह के, जिस तरह से मैंने आपको बताया, स्टेट और गवर्नमेंट की बात की थी, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने लोगों को पावर दी थी, रेवोल्यूशन को, वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते थे। और यहाँ जब हम बात करें रूसो की, इन्होंने जनरल विल की बात की। इन्होंने कोई एक सुप्रीम नहीं तैयार किया जिसके पास सारी पावर हो, बल्कि जो जनता है वो अपने आप में ही सुप्रीम है। जो फैसला लिया जाएगा उनके रैशनल विल के हिसाब से लिया जाएगा, जो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस तरह से हमने 4-5 चीज़ें समझी, इन सभी की इंपॉर्टेंट किताबें पढ़ी। हॉब्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब लेवियोथन के बारे में समझा, लॉक की 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के बारे में देखा, एंड रूसो की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो हमने पढ़ा, जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह से हमने तीनों थिंकर का कंपैरेटिव स्टडी कर लिया कि किसने क्या क्या बोला है, और ये तीनों थिंकर है जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, हम समझ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। इसके बाद अब जो नई वीडियोस आएंगी उसमें हम नया कुछ समझेंगे, नया कुछ देखेंगे और नए थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। अगले वीडियो में मैं जैसे हेगल के बारे में पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैरी वोल्सनक्राफ्ट, उसके बाद हम J.S. मिल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, सो ऑन हम आगे थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।